हेलो बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का एक टॉपिक समास उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। किसी भी भाषा का कौशल यानी किसी भी भाषा की कुशलता या मतलब उसकी जो एक ख़ास बात है वो ये होनी चाहिए कि उसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त कर सकें, यानी कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक अपनी बात को कह सकें। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो समास का जन्म है वो कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। यानी हमें कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को कह सकें, इस वजह से जो है समास बने हैं। शब्द प्रयोग की कमी दो तरह से हो सकती है, यानी ये जो शब्द हम कह रहे हैं कि ज़्यादा है और उनको कम किया जाए तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम शब्द कम कर दें, जैसे दिन और रात। अब ये तीन शब्दों का समूह है और इसमें से मैंने और को कम कर दिया, तो जो दिन और रात जो मीनिंग दे रहा है, जो अर्थ दे रहा है, वही अर्थ जो है खाली दिन और रात शब्द से भी आ रहा है। दूसरा तरीका है कि दो शब्दों को हम पास ले आएं और उसका एक तीसरा अर्थ दिया जाए। अब ये तीसरा या नया अर्थ देने के लिए किसी नए शब्द का हम प्रयोग ना करें और पुराने शब्दों से ही नया अर्थ निकाल करके ऐसा किया जाए। जैसे हम गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं, ठीक है। दशानन है तो हम रावण हमारे दिमाग में आ जाता है, तो लंबोदर का अर्थ हमने गणेश दे दिया और दशानन का अर्थ हमने रावण कर दिया। जबकि लंबा और उदर ये दो शब्दों से मिलकर बना है लंबोदर। लंबा उदर मतलब जिसका पेट लंबा है, और दशानन मतलब जिसके 10 प्लस आनन, 10 जिसके मुंह है, आनन मतलब मुंह है। तो ये 10 और आनन इनके अलग अलग अर्थ तो निकल ही रहे हैं, मतलब 10 एक नंबर है और आनन मुंह है, लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ क्या निकल आया? रावण। तो ये दो तरीके हैं कि हम शब्दों को इस तरह से कम करके अपनी भाषा की कुशलता को मतलब व्यक्त कर सकते हैं। तो शब्दों की इस तरह की संक्षिप्तता मतलब उनको छोटा करना, ये जो है ये समास कहलाता है। अब जैसे लंबोदर में लंबा तो आ की साउंड आ रही है, तथा उदर, उदर का पहला वर्ण क्या है? उ, और लंबा का आखिरी वर्ण क्या है? आ, और आ और उ के मिलने से ओ बन जाता है, ये हम संधि में पढ़ते हैं। किंतु लंबा है उदर जिसका, ये एक शब्द समूह है, एक ग्रुप है शब्दों का, उसमें है तथा जिसका शब्द को हमने कम कर दिया, यह शब्दों को कम करना ही क्या कहलाता है? समास की प्रक्रिया या समास का प्रोसेस कहलाता है। अब कई बार समास व संधि में जो है हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। संधि बेटा वर्णों का मेल है और समास जो है वो शब्दों का मेल है। तो जैसे लंबोदर में पहले समास की प्रक्रिया चली, मतलब हमने उसको उसके शब्दों को पहले निकाल दिया। लंबा है उदर जिसका तो है और जिसका हमने निकाल दिया, अब क्या बचा? लंबा और उदर। उसके बाद हमने इसी शब्द में इन दो शब्दों को क्या कर दिया? इनकी संधि कर दी, तो वो हो गया लंबोदर। आ प्लस उ मिलकर के क्या बन गया? ओ, तो ये क्या बन गई? लंबोदर शब्द बन गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि समास जितने भी शब्द समास शब्द हैं, समस्त पद हैं, वो उन सब में संधि हो। जैसे दिन रात में समास तो है लेकिन संधि नहीं है, क्योंकि दिन और रात में से हमने सिर्फ और शब्द को कम किया और दिन और रात को एक शब्द बना दिया। तो इन शब्दों में ये ज़रूरी नहीं है कि संधि भी हो, वो ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। फिर पास पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्द, यौगिक का क्या मतलब होता है? योग प्लस इक से मिलकर बना ये शब्द। योग का मतलब बाबा रामदेव वाला योग नहीं, योग मतलब जोड़ना, प्लस करना, ऐड करते हैं, आप एडिशन पढ़ते हैं तो
यहाँ पर यौगिक शब्द है मतलब मिला करके जोड़ करके जो बने हुए शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम समास पद, समस्त पद या समास युक्त शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम समास नहीं बोलेंगे, जो लंबोदर हमने बना दिया इसको हम क्या बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे या समास युक्त शब्द बोलेंगे, खाली समास नहीं बोलेंगे। समास एक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर इन जुड़े हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम इनको अलग करते हैं, इसमें से शब्दों को अलग अलग निकालते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, वो समास विग्रह कहलाता है। और संधि में वही प्रोसेस या प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। तो बच्चों, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने एक तो ये पढ़ा कि समास का जन्म या समास की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, समास क्यों बनाए गए, क्योंकि हमें शब्दों को कम करना था, अपनी भाषा की कुशलता को बढ़ाना था। फिर इन शब्दों को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। एक तो शब्द निकाल करके या दो शब्दों को मिला करके, जो पुराने ही दो शब्द हैं जिनका अलग अलग तो कोई और अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसका हम एक उनको मिला करके तीसरा अर्थ निकालें। इस तरह से हम शब्दों को कम कर रहे हैं। और हमने पढ़ा कि जो ये शब्दों की संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, समास। ये ज़रूरी नहीं कि समास में मतलब जो प्रक्रिया होती है समास समस्त पद बनाने की, उसमें पहले समास की प्रक्रिया चलती है और फिर संधि की, यानी पहले हम शब्दों को निकालते हैं फिर हम संधि करते हैं। और ये आवश्यक नहीं कि हर जो समस्त पद हम बना रहे हैं उसमें संधि भी हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो हम इनको मिला करके एक शब्द बना देते हैं उसको हम समस्त पद कहते हैं। और इनको जब हम वापस से अलग करते हैं तो ये अलग करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। जैसे देशभक्त तो देश का भक्त, ये मैंने इसका विग्रह कर दिया। और देशभक्ति है तो देश के लिए भक्ति, ये क्या हो गया, उन शब्दों को मैंने अलग अलग कर दिया। अब समास के भेद कितने हैं? अभी तक तो हमने पढ़ा कि समास में प्राय दो शब्दों का योग या मेल होता है। ठीक है, अब उन दो शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ जो है वो प्रमुख होता है। प्रमुख मतलब मेन होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहला, और पद मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पद क्या होता है, शब्द होते हैं। लेकिन जब हम व्याकरण की दृष्टि से उनका परिचय देने लगते हैं तो वो क्या कहलाने लगते हैं, पद। तो पूर्व मतलब पहले वाला शब्द, पूर्व पद मतलब पहले वाला शब्द, और उत्तर मतलब बाद। अब उत्तर का यहाँ पर क्या मीनिंग है, बाद। उत्तर के और मीनिंग क्या होते हैं, जैसे जवाब, उत्तर का मतलब एक दिशा, और उत्तर का मतलब बाद होता है। ठीक है, तो पूर्व मतलब पहले वाला पद और उत्तर मतलब बाद वाला पद। तो किसी समास में पहला पद प्रमुख होता है, ठीक है, और किसी में प्रमुख या प्रधान होता है, और दूसरे में किसी में जो है उत्तर पद या बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है। प्रधान मतलब मेन। अब समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। वो हैं अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास, नंबर 5 कर्मधारय समास, और नंबर 6 द्विगु समास। इन समास के बारे में हम आगे की वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको समास क्या है और ये क्यों बने, ये आपको समझ में आ गया होगा।